नमस्कार दोस्तों, देश नीति में आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या 56 इंच का सीना रखने वाला अब डरने लगा है। उसको डर सताने लगा है कि जो तैयारी तीसरे टर्म के लिए किया था, जिसके लिए कह रहे थे कि बड़े प्लानिंग है, बड़े फैसले लिए जाएंगे, जिसमें शायद संविधान बदलने का भी, जिससे बीजेपी के ही एक दो नेता ने जो संदेश दिया, जो आगाह किया कि संविधान बदलने की भी तैयारी होगी, 400 पार होंगे तो ऐसा कर लेंगे, जो नियम चाहेंगे, जो कानून चाहेंगे वो बना लेंगे। जो इस तरह की तैयारियों में था कि तीसरा टर्म आया तो शायद संविधान भी बदलने की तैयारी थी, क्या उसे अब डर लगने लगा है कि ये सारी तैयारी धरी की धरी रह जाएगी, ये सारे सपने मुकम्मल नहीं हो पाएंगे? इस बात का डर लगने लगा है, क्योंकि ये अंदाजा लगने लगा है कि सत्ता यानी वो ताकतवर कुर्सी जिस पर बैठ के शहंशाहों वाली फीलिंग ली जा रही थी, वो अब लौटकर नहीं आ रही है। इस बात का अंदेशा लगने लगा है। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो नरेंद्र दामोदर दास मोदी सत्ता में आने से पहले, 2014 से पहले, कुर्सी मिलने से पहले किसानों के एमएसपी की गारंटी की बात करता था, 2 करोड़ रोजगार की बात करता था, गरीब के खाते में 15 लाख डालने की बात करता था, भ्रष्टाचार पे जीरो टॉलरेंस की बात करता था। उस पर कितना मुकम्मल हो पाया, नहीं हो पाया, वो बात को रहने देते हैं। कितना फेल रहा, इस बात को भी जाने देते हैं। लेकिन जो अहम है, जो मुख्य है, जो इस बात का संदेश देता है कि 56 इंच के सीने से अभी जो है लगभग 40-50 इंच का के एरिया में जो हवा था वो बाहर आ चुका है, एकदम पचक चुका है। वो ऐसा क्यों है? क्योंकि लोकसभा चुनाव है, शुरू होने वाला है, और ऐसे माहौल में जब इलेक्शन कैंपेन चल रहा है, रोज तमाम रैलियां हो रही है, मोदी जी रोज मंच से भाषण दे रहे हैं, तो मोदी जी का जुबान जो है धर्म और मंदिर से आगे नहीं बढ़ पा रहा है। हिम्मत ही नहीं हो पा रहा है कि एक शब्द रोजगार पर भी कर लिया जाए, एक शब्द जो है किसानों के एमएसपी पे भी कर लिया जाए, जो मोदी 2014 से पहले गारंटी देता था। आज प्रधानमंत्री मोदी जो है पीलीभीत पहुंचे, उत्तर प्रदेश। मोदी जी ने जो भाषण दिया पीलीभीत में, वो थोड़ा सा आपको सुनाऊंगा। मोदी जी ने शब्दों के साथ ऐसा जादू बिछा रखा है, एक जाल ऐसा बिछाया कि रैली में बैठे गरीब जनता, जिसकी कमाई दिन में 200-400 रुपए नहीं हो पाती होगी, बड़ा फख्र महसूस कर रहा होगा सिर्फ बातें सुनकर, बड़ा खुश हो रहा होगा कि बड़ा बहुत काम हो गया है, एकदम तंदुरुस्त हो गए। खाने के लाले पड़े हो लेकिन खुश तो जरूर होगा, क्योंकि मोदी ने डंका बजा दिया है। तो पहले थोड़ा थोड़ा करके वीडियो सुनते हैं और उसके बारे में थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला हिस्सा जो मैं आपको सुनाता हूं, ये वाला सुनिए आप। भारत जब दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती आर्थिक ताकत बना तो आपको गर्व हुआ कि नहीं हुआ? आपको गर्व हुआ कि नहीं हुआ? दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई आर्थिक ताकत बना तो आपको गर्व हुआ कि नहीं हुआ? अब जो सामने 300 रुपए कमाने वाला बैठा है, जो सामने बेरोजगार बैठा है, वो बेचारा क्यों अपना स्वार्थ ढूंढे? जब देश ऊपर चला गया तो उसने भी बोला, हुआ, बहुत गर्व हुआ, मेरे पास रोजगार नहीं है, कोई बात नहीं, खा लेंगे किसी तरह से, नहीं होगा तो फिर सुसाइड कर लेंगे। लेकिन गर्व तो है कि देश ने तेजी से, दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ने वाला इकोनॉमी बना। लेकिन यह गर्व भी तब सच्चा होता जब बात सही होता। लेकिन मोदी जी ने क्या बोला? झूठ। डेक्कन हेराल्ड का यह रिपोर्ट है, क्या लिखा है? इन द यूपीए ईयर्स फ्रॉम 2004 टू 2013 इंडियन इकोनॉमी सॉ अ मैसिव बूम। यूपीए की सरकार में, मोदी जी की सरकार से पहले 2004 से 2013 के बीच भारत की इकोनॉमी ने बहुत बड़ा तेजी देखा, बहुत बड़ा उछाल देखा। जो 2004 से 2013 तक इकोनॉमिक ग्रोथ रहा भारत का, वो था 7.74%। इतनी तेजी से इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ भारत का। और जो डाटा है उस पर बात हो रहे हैं, कुछ भी बोल देने से नहीं होता है। जो डाटा है 2004 से 2013 तक, जो जीडीपी ग्रोथ का स्पीड रहा 7.74%। वहीं जो मोदी सरकार जो 10 साल काम किया है, जो 10 साल का रिपोर्ट कार्ड है, 10 साल के जीडीपी ग्रोथ का ये है, हर साल का एवरेज है 5.77%। हर साल मोदी सरकार का ग्रोथ रेट है जीडीपी का 5.77। और कांग्रेस, जिस मनमोहन सिंह को मौन मोहन सिंह कह रहे हैं मोदी जी, उसका ग्रोथ रेट है 7.74। तो बात तो सही कहा, मोदी जी कहते तो सही हैं
कि मनमोहन सिंह नहीं है, मनमोहन सिंह है, क्योंकि उन्होंने मोदी जी से बहुत अच्छा काम किया लेकिन हवाबाजी नहीं किया। झूठ का चिल्ला चिल्ला के जनता को ही नहीं बोला कि हम देखिए तीर मार लिए हैं। उनको शायद लग रहा होगा कि इससे भी बढ़िया करना है, अभी देश को इससे भी तेजी से आगे बढ़ाना है, लेकिन ढोल पीटने वाला तो लगा हुआ है। चाहे कुआं से पानी निकले ना निकले, अमृत महोत्सव चल रहा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला लाइन मोदी जी ने क्या कहा वो भी सुन लीजिए। हमारे चंद्रयान ने जब चांद पर तिरंगा फहराया तो आपको गर्व हुआ कि नहीं हुआ? आपको गर्व हुआ कि नहीं हुआ? चांद पर जब चंद्रयान ने झंडा फहराया तो आपको गर्व हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। किस बात में नहीं होगा? इसमें भी कौन सी पूछने वाली बात है? हमें गर्व तब भी हुआ, हम जो भी भारत से प्यार करता है, जो भी देश का नागरिक है, उसे तब भी गर्व हुआ जब हमारे देश के वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 2 मिशन लॉन्च किया। किसी कारणवश आखिरी 15 मिनट में लैंडिंग के वक्त वो चंद्रयान फेल हो गया, चंद्रयान 2। उस वक्त भी गर्व हुआ, आखिर हम लोग वहां तक पहुंचे। हमें उस वक्त भी गर्व हुआ जब राकेश शर्मा पहली बार अंतरिक्ष गए और इंदिरा गांधी के साथ उनका वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का वीडियो आज सब ने देखा है। जब पूछती है इंदिरा गांधी की अंतरिक्ष से, जब आसमान से भारत कैसा दिखता है अंतरिक्ष से, तो राकेश शर्मा जवाब देते हैं, 1984 की लगभग की बात है। राकेश शर्मा कहते हैं कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो इसमें किसको गर्व नहीं होगा? लेकिन इस बात का ना तो रोजगार से कोई लेना देना है, ना ही महंगाई से कोई लेना देना है, क्योंकि ये हमारे देश के वैज्ञानिकों का कमाल है। तो इस बात का झंडा, इस बात का पोस्टर, बैनर जो है, इस बात का डंका जो है पूरे विश्व में बजाइए, लेकिन उस जनता के सामने मत बजाइए। उस जनता को पूरा गर्व है, उससे पूछने की जरूरत नहीं है। उससे पूछिए कि आपको रोजगार मिला कि नहीं मिला, आपके लिए मैंने महंगाई कम किया कि नहीं किया, 15 लाख ना सही 15,000 अकाउंट में डाला कि नहीं डाला। ये तमाम सवाल आप पूछ सकते हैं, लेकिन आपके जबान में वो बातें नहीं आ रही है। ये वो नरेंद्र मोदी का जुबान नहीं लगता है जो 2014 से पहले हुआ करता था, जो बोलता था कि श्रीलंका का करेंसी नहीं गिरता है, पाकिस्तान का करेंसी नहीं गिरता है, फलना का करेंसी नहीं गिरता है, भारत का रुपया रोज गिर जाता है। मैं सरकार में हूं, मैं जानता हूं रुपया ऐसे नहीं गिरता है। तो बताइए 10 साल में जो है 59 रुपए से रुपए गिरते गिरते आज जो है 83 रुपए पर डॉलर पे कैसे पहुंच गया, 84 रुपए के आसपास कैसे पहुंच गया? इस बात का जवाब दीजिए। जब रुपया ऐसे नहीं गिरता है, आप तभी दावा कर रहे थे कि सरकार में मैं हूं, मैं जानता हूं कि रुपया ऐसे नहीं गिरता है। तो आप बताइए कि कैसे गिरा? इस 10 साल में सीधा जो है आपने जो 70 साल में जितना गिरा था उसका आधा आपने जो है 10 साल में गिरा दिया। और अब आप आगे सुनिए, आगे मोदी जी क्या क्या बोल रहे हैं। मतलब मैं चाह रहा हूं कि आप समझिए कि 400 पार का नारा तो ठीक है, इससे कार्यकर्ताओं में, पार्टी कार्यकर्ताओं में हवा भरा जा सकता है, लेकिन क्या ये मोदी जी खुद भी स्वयं अपने मन में ये मान सकते हैं कि वो 400 छोड़िए 300, 200, 250 का आंकड़ा पार करने वाले हैं? क्योंकि उनके बातों में नहीं झलक रहा। उनके बातों में होता तो जरूर वो तमाम काम के बारे में बात होता जो अगर किया गया होता, जो वादा करके वो सरकार में आए थे। अब आप आगे सुनिए। अभी कांग्रेस सरकारें दुनिया से मदद मांगती थी, लेकिन कोरोना के महासंकट में भारत ने पूरी दुनिया में दवाइयां भेजी, वैक्सीन भेजी। ये सुनकर आपको गर्व हुआ कि नहीं हुआ? कभी कांग्रेस सरकार जो है दुनिया से मदद मांगा करती थी और कोविड महामारी के दौरान जो है भारत ने पूरे दुनिया को दवाइयां भेजी। इस पर गर्व हुआ कि नहीं आपको? पहली बात तो बता दें कि इस बात को आपको अभी तो नहीं छेड़ना चाहिए, जैसे आपको भ्रष्टाचार का बात नहीं करना चाहिए, क्योंकि सारे भ्रष्टाचारी आपके पार्टी में आ चुके हैं। लगभग जो नए नेता हैं सब पर भ्रष्टाचार का बड़ा आरोप है। उसी तरह से आपको जो है कोरोना महामारी का तो बात नहीं करना चाहिए, लेकिन बात बहुत शानो शौकत से, बहुत ही सीना चौड़ा करके आप कोरोना महामारी का नाम लेते हैं। तो हम आपको जो है पिछला कुछ खबर दिखाते हैं, खबर का हेडलाइन आपको पढ़वाते हैं जो कोरोना महामारी के दौरान छपी, जो जिस हालात में लिखा गया उसमें छपी। क्योंकि हमारी जो याददाश्त है वो बहुत कमजोर है, बहुत शॉर्ट मेमोरी होती है। हम लोग जो है 6 महीने पुराना बात भूल जाते हैं, किस दौर से गुजरे हैं। आज मेरे पास खाने को नहीं है, 6 महीने बाद जो है हम करोड़पति हो गए और रोज मलाई चमचम खा रहे हैं, तो हम भूल जाते हैं कि वो भी एक दिन था। हम बस उस नशे में खो जाते हैं कि हमारे तो थाली में तमाम व्यंजन हैं, हम बस इसी को याद रखते हैं, आज को ज्यादा याद रखने लगते हैं। तो चलिए थोड़ा सा कोविड के दौरान का कुछ खबर आपको दिखा देते हैं। बीबीसी ने क्या लिखा है? कोविड ऑक्सीजन की कमी के बीच भारत में दुनिया के सबसे
अधिक दैनिक मामले सामने आ रहे हैं। जब ऑक्सीजन का शॉर्टेज चल रहा है तो दुनिया में सबसे ज्यादा केसेस इंडिया से आ रहा है। फिर द हिंदू लिख रहा है ऑक्सीजन की कमी, मदद के लिए भारत की पुकार पर वैश्विक प्रतिक्रिया। मतलब जब ऑक्सीजन की कमी हुई देश में तो भारत जो है, जो भारत सरकार है, जो मोदी जी की सरकार थी, दुनिया से मदद मांगी ऑक्सीजन के लिए। उस पर विश्व ने क्या क्या प्रतिक्रिया दिया, इस पे ये हेडलाइन है, ये वही मदद मांगने वाली बात है। वेंटिलेटर में ऑक्सीजन खत्म होने से भारतीय कोविड-19 मरीजों की मौत, संक्रमण बढ़ रहा है। और ऐसे तमाम खबर है। गंगा में बहती लाशें कैसे चींटियों की तरह जाने जा रही थी, वो देश ने वो दृश्य देखा है उस वक्त। कैसे जो है दिल्ली से मजदूर जो है 1200 किलोमीटर 1500 किलोमीटर पैदल चलकर गांव जा रहे थे अपने जान बचाने के लिए, खाना के लिए का लाला पड़ा था। वो देश ने देखा है। भूल जाते हैं क्योंकि हम पुरानी बातों को अक्सर भूल जाया करते हैं। तो ये तो थी कोविड की बात। कोविड की बात ना ही की जाए, जिस बुरे दौर से मोदी जी को अगर आज से 50 साल बाद भी कोविड पे कुछ कहना पड़ा तो उन्हें जरूर कहना चाहिए कि वो भयावह मंजर, वो खौफनाक हालात जो देश ने देखा, उससे आज भी मेरी रूह कांप जाती है। क्योंकि वो उस वक्त मैं देश का नेतृत्व कर रहा था। और जो विश्व में दवाई भेजने की बात आप कर रहे हैं, बेशक आपने भेजी, लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड ने यह भी खुलासा किया कि जिस सरकारी खजाने से आपने उस दौर में दवाइयां खरीदी थी, उस कंपनी ने आपको, जिस वक्त देश की जनता कंगाल हो रही थी, वेबसाइट ठप था, काम धंधा चौपट था, उस कंपनी ने आपको, आपकी पार्टी को 50 करोड़ का चंदा दिया। आपने सरकारी पैसे से, जो जनता के लिए था, आपने जनता के लिए ही सुई खरीदा। जिस कंपनी से खरीदा उस कंपनी ने आपको उस वक्त में 50 करोड़ का चंदा दिया। और उसी समय में आपने पीएम केयर फंड भी बनाया। जिस पीएम केयर फंड के लिए, जिस समय देश की जनता अपने देश को बचाने के लिए, महामारी से बचाने के लिए आपके पीएम केयर फंड में पैसा भर रही थी, भर भर के पैसा डाल रही थी, आपने कोविड के बाद आपकी सरकार ने संसद में कहा, आपकी सरकार ने संसद में सफाई दी कि यह पीएम केयर फंड प्राइवेट फंड है, यानी मोदी जी का फंड है। इसकी जानकारी जनता को नहीं दी जा सकती है। इसके बारे में जनता को जानने का हक नहीं है कि इसका जिस पीएम केयर फंड में इतना पैसा जमा हुआ है, वो उस पैसे का क्या हुआ। तो कोविड की बात ना ही की जाए, वही बेहतर है। और सुनिए कि आगे मोदी जी ने अगला गुब्बारा क्या छोड़ा है, वो भी देखिए। कहीं भी युद्ध का संकट आया, हम एक एक भारतीय को सुरक्षित वापस लाए। अफगानिस्तान से गुरु ग्रंथ साहब के पवित्र स्वरूपों को भी पूरी श्रद्धा से भारत लाए। आपको गर्व हुआ कि नहीं हुआ? कहीं भी युद्ध का संकट आया, आप क्या बोल रहे हैं, कहीं भी युद्ध का संकट आया तो तमाम देश के विद्यार्थियों को, छात्रों को जो है वहां से, लोगों को वहां से वापस लाए। बिल्कुल लाए, कोई दोहराई नहीं है। तमाम सरकारें लाई हैं। लेकिन जो आपका अभी एक प्रोपगेंडा एक्सपोज हुआ है, जो आपका कैंपेन चल रहा था, पापा ने वार रुकवा दी, वो तो एक्सपोज हो ही गया, वो मार्केट से गायब है। अभी पापा ने वार रुकवा दी। अब पापा का बेटा जो है वो भी प्रोपगेंडा फैलाते हुए पकड़ा गया सेमिनार में। वो वीडियो तो आप जरूर देखिए। पापा का बेटा फैला रहा था कि पापा ने वार रुकवा दी। आपका बाप रुकवाता तो अच्छा लगता कि नहीं रुकता। तो हम, पापा ने वार रुकवाई है उसके पापा ने, तो आप, वो भी खुश है। लेकिन बच्चे ने एक लाइन बोला और बेटे के मुंह में हवा भर गया, जुबान गायब हो गया, फटाक से कुछ बोलने लायक रहा नहीं। वो वीडियो देखिए आप। वो युद्ध अगर आपके पापा ने रुकवाया होता तो आपको कितना अच्छा लगता। पर आप सच में रुकी होती तो वही है। थैंक यू सो मच। इसके बाद अगला मोदी जी, अगला गुब्बारा आ गया। अगला गुब्बारा मोदी जी ने क्या छोड़ा, अब वो भी सुनिए। लेकिन आपने प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को ठुकरा दिया। आपने प्रभु राम का अपमान कर दिया। साथियों, तुष्टीकरण के दलदल में कांग्रेस इतना डूब गई है कि उससे कभी बाहर नहीं निकल सकती। कांग्रेस ने जो घोषणा पत्र बनाया है वो कांग्रेस का नहीं, ऐसा लगता है मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र दिखता है। विपक्ष जो है राम जी का अपमान कर दिया, हिंदू का अपमान कर दिया, विपक्ष को माफ नहीं करना। विपक्ष के मैनिफेस्टो से जो है मुस्लिम लीग की जो है बू आती है, हर पन्ने से बू आती है। तमाम बातें जो है मोदी जी मन से कर रहे हैं। ये भी कह रहे हैं कि विपक्ष जो है तुष्टीकरण की राजनीति करती है, लेकिन ये नहीं कर रहे हैं कि असली तुष्टीकरण की राजनीति जो हम कर रहे हैं उसी को कहते हैं, जिसमें हम एम फैक्टर को साइडलाइन कर रहे हैं, ताकि जो है एच फैक्टर को ऐसा लगे कि हम उसके साइड पे हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं, हम उनके लिए काम कर रहे हैं। जबकि वहां पर काम की कोई बात नहीं हो रही है। वहां पर बात हो रही है कि जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के द्वारा, के आदेश पर जो है मंदिर बना, उसका क्रेडिट को भुनाने के लिए बात हो रही है।
तो असली तुष्टीकरण किधर हो रहा है? और जहां तक बात रही मैनिफेस्टो की, किसी की वकालत नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपसे गुजारिश करूंगा कि आप जो है मोदी जी के हाल फिलहाल के तमाम भाषणों को सुनिए, जरूर सुनिए, पूरा सुनिए और ये समझने की कोशिश कीजिए कि उस पूरे भाषण में आपके हिस्से के लिए कितनी बातें थी, आपके लिए कितने बातें। अब तो मोदी जी की बातों में ये भी नहीं झलकता है, शायद इस बात का भी डर है कि वो फिर से कोई वादा करना भी नहीं चाहते जनता से कि हम आएंगे तो क्या करेंगे आपके लिए। ऐसा कोई वादा नहीं है, क्योंकि उन्हें शायद ये डर लगने लगा है कि जैसे पिछले वादे फेल हुए हैं, शायद आगे भी हम नहीं कर पाएंगे, तो अब वादा करना ही नहीं है, कोई रोजगार का वादा नहीं है, सिर्फ सपने हैं। 25 तक ये हो जाएगा, 95 तक ये हो जाएगा, 2095 तक हम जो है 75 साल का एजेंडा लेके चले हैं, भारत वहां पहुंचाएंगे। 25 साल 75 साल देश की आज़ादी का हो गया, जब 1.25 साल होगा तब 25 साल मतलब 5 टर्म और ले लेंगे, तब जाके हम आपको ऐसा दिखा देंगे। इस तरह की बातें भरी पड़ी है, लेकिन ये नहीं है कि आएंगे तो अगले 5 साल में आपको फिर से क्या देने वाले हैं। जैसे 2 करोड़ नौकरी की बात उन्होंने ही की थी, जो पूरा नहीं हुआ है, लेकिन ठीक है कि वो किसी कारण से पूरा नहीं हो पाया। अब शायद वो हिम्मत भी नहीं रहा है बोलने का कि हाँ हम ये फिर करेंगे, अभी नहीं हुआ है लेकिन अभी करेंगे, ये भी अब नहीं बोल पा रहे। जिस मैनिफेस्टो पे मुस्लिम लीग की बू आ रही है, शायद रोज, क्योंकि उसमें जो है मुख्य रूप से जो इस बार कांग्रेस की मैनिफेस्टो है, उसमें जो मुख्य रूप से बातें हैं, हमको लगता है, मेरी जहाँ तक जानकारी है, उसमें रोजगार की बातें हैं, युवाओं को पक्की नौकरी या बेरोजगारी भत्ता देने की बातें हैं, जो है जातिगत जनगणना की बातें हैं। तो अगर काम की बातें की जाए, उससे जो है मुस्लिम लीग की बू आ जाती है। तो यहाँ तुष्टीकरण का खेल, तुष्टीकरण कौन कर रहा है, ये आप भी समझ जाएंगे जब तमाम भाषण मोदी जी का सुनेंगे। एच फैक्टर पे बटन दबाए पड़े हैं, हाथ पैर सब लगा दिए हैं, जोर लगा दिए हैं कि एच फैक्टर को जितना जोर से दबाया जा सके, जितना हवा इस बैलून में, एच फैक्टर के बैलून में भरा जा सके, उस भरने में जान जी लगा दिए हैं और काम की बातें नहीं है। इसलिए मैंने आपसे शुरुआत में ही कहा, क्या 56 इंच का सीना अब डर चुका है, उसे डर लगने लगा है कि शायद जो तीसरे टर्म की तैयारी थी, जो प्लानिंग चल रहा था, वो अब सफल नहीं हो पाएगा, वो अब साकार नहीं हो पाएगा। ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। क्या ये डर सच में मोदी जी को सताने लगा है कि तीसरे टर्म में उसकी सत्ता शायद ना आए? इस बात का डर मोदी जी को सताने लगा, ये भी हमें कमेंट बॉक्स में लिखें और देशनीति को अपना साथ जरूर दें। देशनीति को आपके साथ की जरूरत है। वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। देशनीति के साथ बने रहें। धन्यवाद।